आलोचक और समीक्षक में अंतर क्या है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि कब समीक्षा चाटुकारिता में या फिर किसी की वंदना में बदल जाती है और आलोचना निंदा में बदल जाती है, ये किन स्तरों पर जाकर होता है? देखिए, सृजनात्मक साहित्य और समीक्षात्मक साहित्य परस्पर पूरक रहे हैं और प्रेरक भी। ये कहा जाता है कि राम को रामत्व प्रदान करने वाले कवि थे और रावण को रावणत्व प्रदान करने वाले भी। जिसने जिस दृष्टि से देखा स्थापित कर दिया। बीच में एक विवाद उठा इन दोनों के मध्य कि बड़ा कौन है। तो कहा गया कि शास्त्रित भ्रष्टा कवियो भवन्ति, जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, यानी बुद्धि मनीषा या उच्च स्तरीय ज्ञान से जो वंचित है, वो कवि हो जाते हैं। इसमें कवि की उपेक्षा की गई और आचार्य पद प्रधान हो गया। बाद में ये भी एक सुर्रा छोड़ा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में विशेष रूप से कि असफल कवि आलोचक हो जाता है। तो ये द्वंद्व बड़ा पुराना है। वस्तुतः जैसा मैंने कहा कि दोनों पूरक हैं, परस्पर प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं और परस्पर प्रेरक भी रहे हैं। समीक्षा और आलोचना में मूलभूत शब्दगत अर्थगत अंतर तो नहीं है। ये दोनों शब्द ईक्षण से या लुच धातु से जुड़े हुए हैं। लुच से ही लोचन शब्द बना है, जिसका अर्थ है देखना, देखने वाला तत्व, वो इंद्रिय, वो बोध। लेकिन व्यवहार में कभी कभी शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द में कभी अर्थ का विस्तार हो जाता है, कभी अर्थ का संकोच हो जाता है, कभी अर्थ उलट जाता है, अर्थ विपर्य हो जाता है, और कभी अर्थ का लोप हो जाता है। ये चार स्थितियां शब्दार्थ की होती है। दैनिक जीवन में जब ऐसी समीक्षाएं ज्यादा आईं जो निंदा परक थी, तो आलोचना शब्द निंदा का पर्यायवाची हो गया। उसी तरह से जब चाटुकारिता ज्यादा हुई, तो यह एक चारणी वृत्ति के साथ जुड़ गया। लगा कि समीक्षा का तात्पर्य है गुणगान करना, हम उनके चारण हैं, वो जो भी लिखें, जैसा भी लिखें, उनकी जय जयकार करना हमारा कर्तव्य कर्म है। तो मैंने कहा कि व्यवहार के आधार पर यह अर्थ परिवर्तन हुआ है। इसका कोई व्युत्पत्तिगत अर्थ नहीं है, कोई मूल आधार नहीं है। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं: अनुशीलन करना, परिशीलन करना, आकलन करना, मूल्यांकन करना, आलोचना करना, समीक्षा करना। बाद में जब लोगों ने महसूस किया कि एक पूरी पूरी विधा बदनाम होती चली जा रही है, तो आलोचना की जगह उन्होंने समालोचना शब्द गढ़ लिया। समीक्षा के सामने भी आप इधर देख रहे होंगे, कहीं कहीं सत्समीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, उस शब्द का पुनरुद्धार करने के लिए, उसे रास्ते पर लाने के लिए। यो उसका मूल अर्थ है गुण दोष विवेचन करना। जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उनका रेखांकन कीजिए, जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, उनकी ओर भी पाठक का ध्यान आकर्षण कीजिए। यह समीक्षा का कर्तव्य कर्म है। आचार्य कभी शास्ता हुआ करता था। शास्ता माने शास्त्र निर्माता। अच्छा। काव्य शास्त्र वो बनाता था और उसी के निर्देशानुसार कवि रचनाएं करते थे। तो चूंकि वो शास्ता रहता था, इसलिए उसका पद थोड़ा भारी हुआ करता था। लेकिन बाद में सृजनात्मक साहित्य मुख्य क्षेत्र में आ गया और समीक्षक चूंकि बुद्धिजीवी था और बुद्धिजीवी को हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रबुद्ध वर्ग चाहिए, इंटेलिजेंसिया जिसको कहते हैं, और ऐसा वर्ग गौण होता है, अल्पसंख्यक होता है, इसलिए वो कहीं हाशिए पर चला गया। पर वो द्वंद्व अभी विद्यमान है कि कवि बड़ा है या आचार्य बड़ा है। मेरे ख्याल से यह निरर्थक है। ऐसा कोई निषेध और भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दोनों अपने कर्तव्य कर्म के कारण महत होते हैं। यदि कवि बड़ा है तो उसकी भी सराहना करनी चाहिए, और यदि आचार्य बड़ा है तो वो भी सराहनीय है। तो सर, आलोचना और समीक्षा, इसमें अंतर तो ठीक है, लेकिन जब समीक्षा उसमें परिवर्तित हो जाए चाटुकारिता में और आलोचना निंदा में, तो उसके बीच की पतली लकीर क्या है? हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा इसके बीच वही की पतली लकीर? समालोचना या सत्समीक्षा जो वस्तुनिष्ठ होती है, न्यायनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव। अच्छा। केवल वस्तु को ध्यान में रख करके, व्यक्ति को ध्यान में रख करके नहीं। अच्छा। दो प्रणालियां होती हैं। चाटुकारिता में व्यक्ति प्रधान हो जाता है। अच्छा। हमें ये देखना होता है कि अनमोल जी की रचना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनमोल जी हमारे प्रिय है। उनका कोई दबाव है, प्रभाव है, मन में कहीं कोई प्रलोभन भर गया है।
तो कहीं कोई ऐसी विसंगति आ जाती है हाँ। तो व्यक्ति पक्षधर हो जाता है, और पक्षधरता के कारण न्याय निष्ठा कमजोर हो जाती है, उसका आकलन सही नहीं हो पाता है, वो किसी न किसी अति में पहुंच जाएगा, या तो अति निंदा करेगा या अति सराहना करेगा। ये दोनों उसकी न्यूनताएं हैं, दोनों कमियां हैं। उसको न्यायनिष्ठ का दर्जा देना होता है। समीक्षक को वकील बनना नहीं होता है, अच्छा, निर्णायक बनना होता है। वकील तरह तरह के तर्क देता है, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए हाँ, तर्क देगा। बहुत अच्छी बहस करता हाँ, है। बहस कर लेगा। वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम हाँ, समर्था, माने सही को गलत सिद्ध कर देगा, गलत को सही सिद्ध कर देगा। वो व्यावसायिक है, अपने निजी हित से या एक स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसा कर रहा है। न्यायनिष्ठ जो निर्णायक है उन दोनों को सुन करके और फिर सही निर्णय देने की कोशिश करता है, ये उसकी अपनी विशेषता है। तो मैं समझता हूँ समालोचक को भी वही दायित्व निभाना चाहिए।